का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीचटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। क्योंकि साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रमुख कथनों पर आधारित इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग उन महत्वपूर्ण कथनों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कथन है और अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के अध्ययन श्रृंखला को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने बिल्कुल न भूलें। तो प्रश्नोत्तर शैली में आज की पाठचर्या को प्रस्तुत कर रहे हैं और देखते हैं आज का पहला कथन क्या है। पहला कथन साथियों, वस्तुतः विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। किस विद्वान का कथन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा। इस कथन के कथनकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। दूसरा कथन है, छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। किसका कथन है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना। सही जवाब के साथ है। अगला कथन यह भी रिपीट परीक्षाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षाओं में रिपीट होने वाला है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन किस विद्वान का है? तो साथियों, जवाब हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। मिलते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला कथन है कि आत्म अनुभव एवं आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। यह कथन किस विद्वान का है? साथियों, जिस पाठ्य पुस्तक से हम लोग इन कथनों का अध्ययन कर रहे हैं, अगर उस पाठ्य पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हैं बुक को, अथवा 94 15 94 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर पीडीएफ लेना है तो इसके लिए आपको लिखना होगा पीडीएफ 99 और इसके लिए एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं दूसरा, अगर आप प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिखना होगा हिंदी 2024 और इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, अगर आप इच्छुक हैं तो अभी व्हाट्सएप करिए अथवा दिए गए लिंक का प्रयोग कर लीजिए। अन्यथा पाठचर्या को आप कंटिन्यू रखिए और आनंद लेते रहिए पाठचर्या का और नोट्स बनाते रहिए। आत्म अनुभव एवं आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। किसी ने कमेंट्स किया था कि सर जो है नोट्स अथवा पीडीएफ से क्या लाभ होगा। इसके संदर्भ में बस इतना ही बताना चाहूंगा कि आपके पास समय का अभाव होता है और आप समय के अभाव में नोट्स तैयार नहीं कर पाते हैं अथवा आप श्रम नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक सुगम मार्ग बन जाता है कि प्रिंटेड नोट्स अथवा पीडीएफ से आप कंटेंट को बहुत फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन करने में मदद आपको मिल जाती है। समय और श्रम दोनों बचता है, जिससे कि आप उस समय और श्रम को कहीं और लगा सकते हैं। और साथियों, किसी भी नोट्स को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा इसेंशियल उस पे खर्च आते हैं, जिसकी वजह से यह सहयोग धनराशि आपसे अपेक्षित है। तो बहुत ज़्यादा मुझे सफाई में कुछ नहीं कहना है। आप स्वतंत्र हैं और आप किस योग्य हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। आपके लिए कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप नोट्स लीजिए या आप इसी प्लेटफॉर्म पर अध्ययन करिए। आप स्वतंत्र हैं, जहाँ इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छा लगे, वहाँ जाइए, अध्ययन करिए, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचाइए। आपके लक्ष्य पर जाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, उन्हीं साधनों में से एक साधन के रूप में आप हमें भी देख सकते हैं।
बाकी बहुत ज्यादा आपसे चर्चा ना करते हुए हम लोग पाठचर्या से जुड़ेंगे, क्योंकि श्रम का ध्यान हमें रहता है और हम फास्ट चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। किसी क्रिटिसिज्म में नहीं पढ़ना है। आत्म अनुभव और आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक किसने माना है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि हिंदी की भूमिका के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक। हिंदी की भूमिका के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। जवाब हो जाएगा, यह भी कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला कथन है कि काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग कालखंडों की पहचान। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग कालखंडों की पहचान, यह कथन किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। यह कथन इस विद्वान का अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ कथन है। जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि इतिहास साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया। अभी जल्दी इन कथनों को हमने रिपीट किया था और जवाब महादेवी वर्मा चुन करके इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। रसात्मक अर्थ में रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल को ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार हो। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है। यह कथन किस विद्वान का है? चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है। यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर हो जाएगा, यह कथन किसका है? अरस्तु का। अगला कथन है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने कालरीज महोदय को चुन लिया, राइट आंसर। अगला कथन है कि अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थे काव्यम। यह कथन किस विद्वान? जवाब में आचार्य हेमचंद्र को चुना आपने, राइट आंसर है। अगला कथन है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? जवाब में आपने भामह को चुना, राइट आंसर। अगला कथन साथियों कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन किस विद्वान? जवाब में रामचंद्र शुक्ल चुना आपने,
तो राइट आंसर के साथ में। आगे अगले कथन है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं, यह किसने कहा है? उत्तर में आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, तो सही जवाब के साथ में। अगला कथन है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा बाबू गुलाब। अगला कथन है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद्र या कवि निराला को। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। इसका कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अगला कथन है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का कथन। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। यह कथन किसका? सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर होता है कलाकार की। जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं अगला कथन साथियों। अगला कथन है कि भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है, यह कथन किसका? भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी एक युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है, यह कथन है महादेवी वर्मा। अगला कथन है आदर्शवाद जहां आकाश है उच्चता है वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है लगता है, और यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किस विधि? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला कथन है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका? भक्ति आंदोलन को जातीय और जनवादी आंदोलन कहने वाले कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला विकार है, यह कथन किसका है? करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला विकार है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति ही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति ही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो साथियों आज की यह पाठचर्या कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर पाठ्य पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें, अथवा आप
9415940501 पर पीडीएफ के लिए PDF 99 लिखकर अथवा प्रिंटेड बुक के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजें। प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको 99 रुपए की सहयोग धनराशि जमा करें पीडीएफ के लिए, और प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि। पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।